हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम उपिंदर सिंह की जो बुक है उसके ही चैप्टर हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम नवीन इतिहास लेखन और अलिखित इतिहास लेखन की हम यहाँ पर बात करेंगे, यानी न्यू हिस्ट्रीज और अनरिटन हिस्ट्रीज के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं कि जो कुछ उन्होंने लिखा क्या है नवीन इतिहास और क्या है अलिखित इतिहास। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर सबसे पहले है कि इतिहास जो है सिर्फ एक कथा ही नहीं है, क्योंकि जैसा पहले बोलते कि इतिहास क्या है, कहानियों का ही संग्रह है। तो सिर्फ कथा ही नहीं है बल्कि यहाँ बहुत सारी कथाओं का क्या है, संकलन है, जिसमें सिर्फ कुछ ही अभी तक क्या है लिखी जा सकी हैं। हमारी चुनौती यह है कि अभी तक जो लिखी जा चुकी है उससे कैसे आगे बढ़ाया जाए, यानी कि जो कहानी स्टोरी लिखी गई है उसको कैसे और आगे बढ़ाया जाए। प्राचीन एशिया दक्षिण एशिया का इतिहास वर्तमान में दो मुख्य समांतर चलने वाले स्रोतों पर आधारित है। जैसे कि पहला पाठ्यात्मक स्रोतों पर आधारित, तो दूसरा है पुरातात्विक स्रोतों पर आधारित। कहाँ का? प्राचीन दक्षिण एशिया की हम बात कर रहे हैं। तो एक तो पाठ्यात्मक और दूसरा है पुरातात्विक। किंतु पाठ्यात्मक और पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर किए गए विश्लेषण बहुत अलग अलग ऐतिहासिक निष्कर्षों को जन्म देते हैं, जिससे सांस्कृतिक निरंतरता और परिवर्तन की बिल्कुल पृथक अवधारणाएं सामने आती हैं। सामान्यतः इतिहासकारों के द्वारा केवल उन चयनित पुरातात्विक स्रोतों का उपयोग किया जाता है जो उनके द्वारा साहित्यिक स्रोतों की परिकल्पित व्याख्या को सिद्ध करने में सहायक होते हैं। मतलब यहाँ पर जो लिखित यानी कि पाठ्यात्मक स्रोत है और जो पुरातात्विक हम वही पुरातात्विक स्रोत लेते हैं जो कि हमें पाठ्यात्मक स्रोतों में मिलता है। तो दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट हैं। और दूसरी ओर पुरातत्वविदों के द्वारा उनके पास उपलब्ध पुरातात्विक साक्ष्यों को उनके विशिष्ट ऐतिहासिक संदर्भ में स्थापित नहीं किया जा सका है। तो हमने सिर्फ उन्हीं को लिया जो हमें पाठ्यात्मक स्रोतों में मिला है, और जो पाठ्यात्मक स्रोतों में हमें पुरातात्विक सामग्री उपलब्ध या लिखित रूप में नहीं, हमने उनको नहीं लिया है। तो वो भी क्या है, एक प्रकाश में आना चाहिए। मतलब उसके आधार पर भी हम इतिहास को लिखने का और तथ्यों का जो है विवरण देने का हमें प्रयास करना चाहिए। पाठ्यात्मक और पुरातात्विक स्रोतों के बीच बनाए गए अत्यंत सरलीकृत प्रतीत होते हैं, जिसमें प्रयुक्त शोध विधियों की कमियों को स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है। इसलिए दोनों स्रोतों के अंतर्निहित विषमताओं पर गंभीरता पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है, ताकि ये संभव हो सके कि पाठ्यात्मक और पुरातात्विक स्रोतों का समेकित रूप से प्रयोग हो, अथवा कम से कम उनके बीच एक सान्निध्य की स्थापना की जा सके। इतिहास की उस प्रचलित परिपाटी को बदलने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर इस बुक में जो हमें मिलता है कि जो लेखन हो चुका है उससे बाहर निकलने की या फिर उसके बाहर भी देखने की एक क्या है दृष्टिकोण रिसर्चर के या फिर जो हिस्ट्री का स्टूडेंट है उसके अंदर होनी ही चाहिए। मतलब जो चीजें लिख गई उसके बाहर भी आपको देखना है। तो एक परिपाटी नहीं बना लेनी है कि जो चीजें लिखी जा चुकी हैं बस हमें उन्हीं पर ही काम करना है। तो इस तरह से यहाँ पर ये नहीं बताते हैं कि जो एक परिपाटी वो यहाँ पर अक्सर हम बात करेंगे कि उस परिपाटी को, यानी जो प्रचलित परिपाटियां हैं उसको क्या है बदलने की आवश्यकता है। ये वाला जो सेंटेंस है आपको इस बुक में बहुत मिलने वाला है। आगे है जिसके तहत साहित्यिक स्रोतों का बहुधा स्वयं सिद्ध मानकर स्वीकार कर लिया जाता है। आगे है पाठ्यात्मक स्रोतों से
आत्मसिद्ध तथ्यों को चुनकर निकालने की पुरानी परंपरा की जगह अब ऐसी विधि की जरूरत है जो शैली, संरचना और लय के प्रति अधिक सचेत हो। कुछ पिछले विगत वर्षों में जिस गति से पुरातात्विक साक्ष्यों की उपलब्धि बढ़ रही है, अब ऐसी स्थिति में ऐतिहासिक वृत्तांतों का केवल साहित्य केंद्रीय होना संभव नहीं रह सकेगा। पाठ्यात्मक स्रोतों का विश्लेषण ठोस पुरातात्विक साक्ष्यों के द्वारा समर्थित होना एक अनिवार्य शर्त बन जाएगी, तभी प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन संबंधित हो सकेगा। इसके द्वारा क्षेत्रीय इतिहासों से जुड़ी हुई सांस्कृतिक प्रक्रियाओं को उनकी विविधताओं तथा जटिलताओं के साथ क्या होगा समझा जा सकेगा और सामान्य जनजीवन और की जीवन शैली के विषय में भी अनुमान लगाना संभव हो सकेगा। तो यहाँ पर जो चीजें पहले से लिखित रूप में है उनके बाहर हमें देखना है। सांस्कृतिक प्रक्रियाओं, क्षेत्रीय इतिहास से हमें क्या है जुड़ना है, ये यहाँ पर ये चीजें बताई जा रही हैं। आगे है प्राचीन भारतीय इतिहास को उपमहाद्वीप के क्षेत्रीय विविधताओं और समुदायों का भी प्रतिनिधित्व करना चाहिए। जहाँ एक और बड़े साम्राज्य तथा राजघरानों का आख्यान तो हमारे पास क्या है पर्याप्त रूप से उपलब्ध हो जाता है, वहीं दूसरी ओर हम बात करें तो उत्तर पूर्वी प्रांतों का क्षेत्रीय इतिहास सामान्यतः अवलोकन की दृष्टि से बिल्कुल ही अछूता सा रहा है। ऐसे अवर्णित क्षेत्रों को इतिहास के दायरे में लाना हमें लाना चाहिए। इतिहास के दायरे को विस्तृत करने के लिए सदियों से दबे कुचले समाजों का इतिहास भी लिखना होगा, जिससे अपेक्षित जातियां, जनजातियां और कृषक मजदूर जैसे समुदायों के अतीत को जोड़ना अनिवार्य है। हालांकि ऐसा करना समान नहीं है, क्योंकि इतिहासकारों के पास उपलब्ध सामग्री का अधिकांश हिस्सा जो है अपेक्षाकृत समृद्ध समुदायों द्वारा चिन्हित किया गया है, जो उनके विचार और रुचि से प्रभावित हैं। फिर भी प्राचीन भारतीय इतिहास के विवरणों में अब तक के इतिहास में स्थान पाने से वंचित लोगों के इतिहास को भी समावेश करना होगा। बृहद सामाजिक इतिहास के दायरे में लिंग भेद, परिवार, गृहस्थियों से जुड़े अनुसंधानों को और आगे बढ़ाना चाहिए। परिवार, वर्ग, जाति जैसे संस्थाओं को बृहद आख्यानों से की दृष्टि से समझने की आवश्यकता होगी, तभी हमारी सामाजिक अस्मिता के समय के साथ बदलते स्वरों की विवेचना की जा सकेगी। तो यहाँ पर क्या है, हमें पॉलिटिकल इतिहास हमने बहुत ज़्यादा कर लिया है, तो पॉलिटिकल इतिहास को हम थोड़ा कम करके सांस्कृतिक, सामाजिक, लिंग भेदीय इस तरह के जो हैं सामाजिक इतिहास को हमें क्या है अपने रिसर्च में शामिल करना है, उन चीज़ों को शामिल करना है अपने रिसर्च में, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या है अपने समाज को और आगे बढ़ा सकें और ज़्यादा आगे जो चीजें हैं वो संभावना आगे बढ़ा सकें। ये यहाँ पर राइटर का कहना है। आगे है भारत की जटिल और विविध। जटिल इसलिए क्योंकि भारत में एक संस्कृति नहीं है, बहुत सारी संस्कृतियों का क्या है यहाँ पर जटिल और विविध संस्कृतियों का परंपराओं पर ध्यान देना क्या है बहुत आवश्यक है। ये आश्चर्य का विषय रहा है कि जहाँ एक और दक्षिण एशियाई अध्ययनों, धार्मिक अध्ययनों तथा कला इतिहास के अध्ययनों में विदेशियों ने इस दिशा में बहुत काम किया है, जबकि भारतीय इतिहास की मुख्य धारा में एक लंबे काल से उनकी अपेक्षा की गई है। भारतीय इतिहासकारों ने धार्मिक संप्रदाय और परंपराओं को प्रभुत्वशाली सामाजिक एवं राजनीतिक संरचनाओं की विचारधारा के रूप में चिन्हित करने का प्रयास किया है। फिर भी इस तथ्य को स्वीकार किया जाना चाहिए कि बहुत से धार्मिक संप्रदाय के विचारों और व्यवहार अपने आप में ऐतिहासिक अनुसंधान के पृथक विषय बनने के योग हैं। यही बात भारतीय अतीत के साहित्य, कला और स्थापत्य के रचनात्मक आयामों के विषय में क्या होती हैं, खरी उतरती हैं। अब आगे यहाँ पर है कि भारतीय उपमहाद्वीप
भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को पूर्वी एशिया तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के इतिहास से भी पूर्ण रूप से पृथक करके नहीं देखा जा सकता। व्यावसायिक मार्गों के महत्व को समझने के लिए एशिया के विभिन्न भागों के बीच क्या है सांस्कृतिक आदान प्रदान की जटिलताओं का हमें क्या करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। इसलिए मैंने कल बताया था कि जो डिप्लोमेटिक हिस्ट्री है उसके ऊपर भी हमें ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर क्या है सांस्कृतिक जो आदान प्रदान की जटिलता है उसको हमें समझना चाहिए, उसका क्या करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। ऐसे आदान प्रदान के विषय में पाठ्यात्मक प्रमाण तो है ही, किंतु अभिलेख, मूर्ति कला और स्थापत्य कला के रूप में भी हमें बहुत क्या है पुरातात्विक प्रमाण भी उपलब्ध हैं। तो इन सब का क्या है हमें अध्ययन करते हुए हमें सांस्कृतिक आदान प्रदान के बीच क्या है टॉपिकों को निकाल के उस पर क्या है हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। इतिहास और अस्मिताओं के बीच जो है निकट संबंध किस प्रकार है इस पर भी हमें देखना चाहिए। इसलिए अतीत हमेशा से क्या रहा है, विवादास्पद धरातल रहा है। अतीत में भारतीय अतीत को वर्तमान में भारतीय अतीत को राजनीतिक स्वार्थ और दुष्प्रचार के उद्देश्य से देखने की जो परिपाटी जो है, ये वाली लाइन आपको इस बुक में अक्सर मिलने वाली है। तो वो यही कह रहे हैं कि जो चीजें बन चुकी हैं पहले, जो चीजें हैं उसको जो परिपाटी बन गई हम उसी को क्यों रिपीट करते हैं, हमें उसको रिपीट कम कर देना है। साथ ही हमें हमारे जो नए विचार हैं उसको हमें सामने रखना चाहिए। तो राजनीतिक शक्तियां जो है स्कूलों के पाठ्यक्रम में अपने अनुकूल राजनीतिक उद्देश्यों से इतिहास को विकृत पुनर्व्याख्या करने की जो प्रबल चेष्टा कर रही है। इसलिए इतिहास के विद्वतापूर्ण लेखन पर विभिन्न समुदायों के द्वारा अपनी दृष्टि से आपत्तियां की जाती रही हैं। ऐसे सांप्रदायिक और असहिष्णुता के वातावरण में राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अतीत की विसंगतिपूर्ण व्याख्या और प्रदूषण की संभावना क्या हो गई है, बहुत बढ़ गई है। ऐतिहासिक संकल्पनाओं एवं अवधारणाओं की सार्थकता प्रामाणिकता के स्थान पर राजनीतिक परिणामों को दृष्टि में रखकर आंकी जा रही हैं। वस्तुनिष्ठ इतिहास लेखन को महत्व देने वाले इतिहासकारों की क्या है बुराइयां भर्त्सना की जा रही है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इतिहास को एक ऐसे उदारवादी बौद्धिक वातावरण की आवश्यकता है जिसमें तर्क, संवाद और सभ्य बहस के प्रति क्या है सम्मान हो। आजकल जो चल रही अस्मिता की राजनीति में अपनी भूमिका के अतिरिक्त प्राचीन भारतीय इतिहास को अक्सर क्या सुदूर स्थित मुश्किल से समझ में आने वाले ऐसे विषय के रूप में देखा जाता है जिसका हमारे समय और समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यदि हम गौर से देखें तो हम पाते हैं कि वर्तमान के बहुत सारे सामाजिक व्यवहार, संस्थाएं और वैचारिक परिदृश्य की जड़ें उसी अतीत से जुड़ी हुई हैं, परंतु इससे भी और भी रोचक वह चीजें हैं जो हमारे वर्तमान से परिपूर्ण अलग हैं। इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यही है कि वह लोगों को ऐतिहासिकता की दृष्टि से सोचना समझना सिखा सके। तो इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे बताई है कि इतिहास को ऐतिहासिकता की दृष्टि से ही सोचना चाहिए, ना कि और दृष्टि से। इतिहास यह बतलाता है कि मानवीय अनुभव विविधताओं और जटिलताओं से ओतप्रोत है और अतीत और वर्तमान के निरंतर और परिवर्तन को समझने के लिए क्या है सेतु भी है। इन सबसे भी ऊपर इतिहास की कथाएं और अपने आप में क्या है रोचक है एवं रोमांच से परिपूर्ण है। इतिहास लिखने पढ़ने के लिए यह काफी सत्य क्या है काफी यहाँ पर है। तो आई होप आपको ये छोटा सा टॉपिक जो है कि किस प्रकार से हमें जो एक प्राचीन चली आ रही या इससे पहले जो लेखन चली आ रही है पढ़ने का नजरिया हमें थोड़ा सा बदलना चाहिए। हमें जो पाठ्य पुस्तकें मिल रही हैं उसके अलावा भी पाठ्यात्मक सामग्री के अलावा भी अभिलेखीय सामग्री भी हमें खोजनी है। हमें मौखिक
मौखिक जो हिस्ट्री है उसको भी हमें देखना है उसी से रिलेटेड, तभी हमारा जो है इतिहास को समझने का जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो पाएगा। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तो यहाँ पर जो है अब चैप्टर नंबर 1 जो है वो स्टार्ट होगा इस बुक का। ये सिर्फ प्रस्तुतिकरण में था कि आपको कैसे इसमें हिस्टोग्राफी के भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो यहाँ पर बताए गए हैं, किस प्रकार से एक विचारधारा शुरू होती है। कुल मिला के इतिहास को समझने के लिए ये प्रस्तुतिकरण जो स्टार्टिंग में दिया गया है ये बहुत ही अच्छा है और पर्याप्त है। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।